नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों की मशक्कत जारी। भाजपा में करीब 50 नामों पर बनी सहमति। दिल्ली में मंथन के बाद घोषणा संभव, तो कांग्रेस में सभी सीटों पर सहमति के बाद होगी टिकट की दावेदारी तय। उत्तराखंड के चुनाव में सपा की भी जोर आजमाइश। चुनाव के लिए सपा ने जारी की पहली लिस्ट। पहली सूची में 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित। परोला से चैन सिंह, गंगोत्री से विजय बहुगुणा को बनाया प्रत्याशी। उत्तराखंड एसटीएफ के हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई। पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने वाले गैंग का पर्दाफाश। 7 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 4 करोड़ से अधिक की रकम की बरामद। हरिद्वार में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में बैठे थे अनशन पर। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने नगर कोतवाली पर किया हंगामा। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी है नरसिंहानंद। उत्तराखंड में कोरोना का तेजी से बढ़ा ग्राफ। 24 घंटे में मिले 3848 नए मरीज, तो 2 मरीजों की मौत। अकेले देहरादून में 1362 नए मामले। ऋषिकेश घूमने आए गुजरात के 41 यात्री कोरोना पॉजिटिव। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में करीब 50 नामों पर सहमति बन गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नामों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। ज्यादातर सीटों पर 2 व 3 नाम हैं। कुछ एक सीटों पर एक नाम भी है। नई दिल्ली की बैठक में उत्तराखंड के नामों के पैनल पर विचार किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 40 नाम फाइनल थे, लेकिन 30 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। केंद्रीय चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी को पुनः होमवर्क पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट देने को कहा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा तभी की जाएगी जब 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड विकास यात्रा ई जनसभा रुद्रप्रयाग जिले से लाइव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे इसकी ओर। इनको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केदारनाथ बाबा केदारनाथ धाम में 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा चुका है। क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। 4 धाम सड़क परियोजनाएं तेजी से कार्य चल रहे हैं। भविष्य में केदारनाथ धाम तक केबल कार से श्रद्धालु पहुंचेंगे, इस पर भी कार्य चल रहा है। सरस्वती नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। पुरोहितों के लिए 70 से अधिक आवास बनकर तैयार हो गए हैं। मंदाकिनी तट पर दुकानें बनाए जाने का कार्य जारी है। केदारनाथ में अत्याधुनिक अस्पताल और पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य जारी। इंटरप्रिटेशन सेंटर और म्यूजियम का निर्माण कार्य भी चल रहा है। होम स्टे योजना का क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रुद्रप्रयाग जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर संकल्पबद्ध है और यही कारण है कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में बीते 5 सालों के दौरान अनेकों विकास के कार्य हुए हैं। जखोली में सैनिक स्कूल के लिए भी धनराशि जारी की जा चुकी है। अन्य भी जो योजनाएं यहाँ पर समय समय पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
आदरणीय भरत चौधरी जी द्वारा दिया गया है, उस पर लगातार काम जारी है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने संक्षिप्त में ये कुछ योजनाएं आपके क्षेत्र की रखी हैं। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं, सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का काम तेजी से किया गया है। 70 से अधिक मार्गों के लिए 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि जारी की गई है। 2017 से लेकर अभी तक केवल 55% गांव ही सड़क से जुड़े थे, जबकि अब ये संख्या 95% से भी अधिक हो गई है। नगरासू में अलकनंदा नदी पर मोटर पुल का निर्माण कार्य किया गया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बावजूद कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई। इसको लेकर बंशीधर भगत का कहना है कि नामों पर सहमति बना ली गई है और पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं, जहां लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। बंशीधर भगत ने बताया कि दिल्ली में पैनल की बैठक में दावेदारों की सूची पर अंतरिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन टिकट में कौन कौन से नए नामों को लेकर चर्चा की जाएगी, इस पर कैबिनेट मंत्री बचते हुए दिखे। हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसके बाद जो इलेक्शन कमेटी है जो टिकट के बारे में विचार करती है, उस कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में नाम तय करने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली गए हैं। वहाँ की जो राष्ट्रीय काउंसिल है पार्टी की, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद फाइनल होगी। मैं मानता हूँ कि परसों नरसों तक। यूपी के बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली सूची में 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उत्तरकाशी की 2 विधानसभा सीटों पुरोला से चैन सिंह और गंगोत्री से पंडित विजय बहुगुणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं देहरादून की धर्मपुर सीट से मोहम्मद नासिर और देहरादून कैंट से डॉक्टर राकेश पाठक सपा के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा पहले अपना घर संभाले, कांग्रेस उनसे बहुत आगे है। बात वर्चुअल रैली मीटिंग्स लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय दिल्ली में हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। हम भाजपा की तरह दिखावा नहीं करते, हमारे पास पूरे 1 महीने का रोड मैप तैयार है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से देखती है, उनके इस बयान को क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की बड़ी चिंता है। मेरा से निवेदन है कि हमारी चिंता न करें, अपना संभालें, अपना घर पहले संभाल लें। और हम तो वर्चुअल की बात आप कर रहे हैं, तो वर्चुअल में तो हम उनसे कई आगे हैं। हमने वर्चुअल रैली लगातार हो रही है। हरीश रावत जी दिल्ली में हैं, कल भी देखे लालकुआ और भगवानपुर की विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को उन्होंने संबोधित किया। आज भी 3 या 4 विधानसभा क्षेत्रों में उनका संबोधन होगा। चुनाव को लेकर देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फर्स्ट रेडमाइजेशन किया गया है। 16 से 21 जनवरी तक फर्स्ट रेडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अफसर फर्स्ट पोलिंग को लेकर खास प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बटकला के ऑडिटोरियम में ये प्रशिक्षण चलेगा। इस ट्रेनिंग के माध्यम से 1200 व्यक्तियों को ट्रेनिंग के लिए कार्य किया जाएगा। पोलिंग के मद्देनजर फर्स्ट क्लाइमेटाइजेशन इनका कराया गया है। देखिए, आज पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर 1 की ट्रेनिंग की जा रही है। रैंडमाइजेशन हमने 11 तारीख को, फर्स्ट रैंडमाइजेशन 11 तारीख को कर दिया था। उसके उपरांत जो है आज हम यहाँ पे जो है सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बटकला में इनका ट्रेनिंग करा रहे हैं। स्टैगर्ड तरीके से ट्रेनिंग करा रहे हैं, अलग अलग सेशंस में कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। और टोटली लगभग 1200 लोग आज ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट। और इसके बाद ये ट्रेनिंग जो चलेगी 16 से लेके, आज से लेके 21 तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी।
इसके बाद फिर सेकंड रैंडमाइजेशन जब होगा वो फिर पोलिंग ऑफिसर सेकंड और थर्ड की भी फिर जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग उसके बाद प्लान कर रखी है। तो यहाँ पे आज जो है पोलिंग के मद्देनज़र जो खास पहलू हैं जिनको ध्यान रखना है, एक एक्लेमेटाइजेशन आज सेशन हम लोगों ने इनका करवाया है। और क्योंकि चुनाव आचार संहिता का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है और इलेक्शन कमीशन के भी ये गाइडलाइंस हैं कि कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसी के संबंध में हमने पोलिंग पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद बागेश्वर में होर्डिंग्स, बैनर, बोर्ड कई तरह की जगहों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगह होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर इनको छुपाने का काम बाकी है। रिटर्निंग अधिकारी हरगिरी ने कहा कि अधिकांश जगह बैनर, पोस्टर हटा दिए गए हैं। कुछ जो रह गए हैं उन्हें भी हटाने का काम जारी है। ये रिपोर्ट थी, उसमें हमने अच्छी एक कार्रवाई अपनी टीम से करवा करके रिपोर्ट भेजी है। और जैसे 2-3 प्रकरण मेरे संज्ञान में है और उसमें इस तरह का है कि चूँकि यहाँ मेला चल रहा था, एक जगह पे एक मूर्ति बनी है, तो उसमें जो अभी ये जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना नाम अंकित किया है। क्योंकि मूर्ति भगवान शिव की बनी है, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने अपना नाम लिखा है, हो सकता है कहीं वो संभावित कैंडिडेट ना हो, इसलिए उसको जो नाम लिखा है उसको हम अभी ठीक कर रहे हैं, उसको नाम को। आचार संहिता एवं कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने लालकुआ पुलिस चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। डीआईजी नीलेश आनंद ने लालकुआ बॉर्डर पर आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। करते रहे ताकि शराब, पैसा इस तरह से कहीं अगर वो होती है तो अधिक से अधिक बरामदगी करें। आज सर कहाँ का निरीक्षण किया है? अभी ये सारा तांडा, नगला, लाल कुआ, ये सब एरिया। हाँ, ये नई गाड़ियाँ आज से शुरुआत हो गई है, जिसमें 112 के अधीन जो है ये गाड़ियाँ चलेगी और जैसे भी कोई जहाँ भी सूचना मिलेगी तत्काल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचेगी। आचार संहिता का उल्लंघन पे अभी तो रोक लगी है, इस पे रैली और सब जो है वो धरना और इस पे जो है रैली कराने पे तो कोई शिकायत अभी आई। जसपुर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संत निरंकारी मिशन के 94 श्रद्धालुओं और सेवादारों के द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि बलदेव जी बाजपुर के द्वारा किया गया और जोनल इंचार्ज राज कपूर निरंकारी के द्वारा रक्तदान शिविर में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों सहित डॉक्टर, उनकी टीम का आभार जाहिर किया गया। इसलिए रक्तदान की ये प्रथा सबसे ज़्यादा निरंकारी मिशन ने शुरू की और आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लाखों यूनिट निरंकारी मिशन ने दान दिए हैं। हिंदुस्तान में नहीं और भी देशों में जहां बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने डॉक्टरों की और ज़रूरत देखते हुए आज जसपुर निरंकारी सत्संग भवन पर ये रक्तदान कैंप लगाया है। इसमें काफ़ी तादाद में स्वेच्छा से रक्तदान देने के लिए निरंकारी मिशन के अनुयायी और भी कई प्रेरणा लेकर और लोग भी रक्तदान करने में शामिल होते हैं। जैसे ये महामारी चल रही है और ज़रूरतमंदों को ये रक्त दिया जाएगा। संत निरंकारी मिशन के द्वारा हिंदुस्तानी नहीं वर्ल्ड लेवल पर ये रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। कोविड-19 के समय पर यहाँ पर कोविड-19 सेंटर भी बनाया गया था। अभी भी वैक्सीनेशन भी निरंतर यहाँ पर हर आयु, हर वर्ग के इंसान को लगाया जा रहा है। कि जिंदगी, जीवन जो बहुत बहुमूल्य होता है उसे बचाने के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं समय समय पर। जहाँ पर संत निरंकारी मिशन की तरफ से, संत निरंकारी चैरिटेबल की तरफ से, तो फाउंडेशन की तरफ से, तो ये उसी के अंतर्गत। और जैसा कि अब महामारी का दौर चल रहा है
तो सोशल डिस्टेंसिंग का। चमोली में घाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत कनौल के प्राणमती गांव में ग्रामीणों ने सड़क सुविधा नहीं होने के चलते गर्भवती महिला को दंडी कंडी के सहारे 8 किलोमीटर कंधों में ढोकर सीएचसी पहुंचाया, लेकिन प्रसूता ने पैदल रास्ते में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। स्थानीय ग्रामीणों सहित कनौल गांव के ग्राम प्रधान सरस्वती देवी का कहना है कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़क निर्माण नहीं होने से बीमार ग्रामीणों को कंधों में ढोना हमारी नियति बन गई है। खबर अब हरिद्वार से, जहां महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में यति नरसिंहानंद अनशन पर बैठे थे। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने नगर कोतवाली में हंगामा किया। गौरतलब है कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में नरसिंहानंद आरोपी हैं। आपको बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी समय चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के परमाध्यक्ष नरसिंहानंद सर्वानंद घाट पर सत्याग्रह कर रहे थे। खबर है कि गिरफ्तारी की कुछ देर पहले ही उन्होंने पानी भी ग्रहण किया था, चूंकि चिकित्सकों ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी। आपको बता दें कि प्रकरण में उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 2 दिन पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। अब खबर हरिद्वार से, जहां धर्म संसद में हेट स्पीच मामले पर पुलिस ने कार्रवाई के विरोध में संतों ने सर्वानंद घाट पर प्रतिकार सभा का आयोजन किया, जिसमें संतों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और हेट स्पीच मामले में एसआईटी को रद्द करने की मांग की। धर्म संसद के संयोजक रहे स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि आगे की रणनीति को लेकर कोर कमेटी की बैठक रखी गई है। संत स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी और जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर ये सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा। स्वामी ललितानंद जी महाराज चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।